नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ताइवान क्षेत्र में बढ़ा तनाव। चीन ने द्वीप के इर्द गिर्द शुरू किया सैन्य अभ्यास। ड्रिल को बताया अलगाववादी गतिविधियों के लिए सख्त सजा। ताइवान ने भी तैनात किए अपने जहाज। राष्ट्रपति लाई ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा का दिया भरोसा। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर भीषण हमला किया। मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, वायु रक्षा की कमी का फायदा उठा रहा है रूस। रूस ने ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले की भी दी धमकी। गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत सुनाएगी फैसला। इजराइल ने कहा, हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने से नहीं रोक सकता ही है कोई ताकत। इजराइल ने फलस्तीन को मान्यता देने के फैसले पर आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के राजदूतों को लगाई फटकार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दंगा प्रभावित न्यू कैलिडोनिया का किया दौरा। स्थानीय नेताओं और व्यापारियों से की मुलाकात। कहा, शांति बहाली है पहली प्राथमिकता। वोटिंग सुधार को फिलहाल रोका। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो का अमेरिका दौरा। अपने समकक्ष जो बाइडेन के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। $3.6 अरब के राजमार्ग सौदे पर बनी सहमति। रूटो ने संकटों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को चुस्त बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। चीन और ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ताइवान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के 3 दिनों के बाद ही चीन ने ताइवान की सीमा के निकट सैन्य अभियान शुरू कर दिया, तो वहीं ताइवान ने भी अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। चीन ने कहा, सेना की युद्ध क्षमताओं के आकलन के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है, तो वहीं ताइवान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूं तो लाई चिंगते के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही चीन की भौएं तनी हुई थीं, लेकिन उनके शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद ही चीन ने ताइवान के निकट सैन्य अभ्यास शुरू कर क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। अपने शपथ ग्रहण के दौरान लाई चिंगते ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि उनका देश आजाद है। इस पर चीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। गुरुवार से शुरू हुआ चीन का सैन्य अभ्यास 2 दिन चलेगा, जिसमें लड़ाकू विमान और नौसेना के कई जहाज शामिल हैं। चीन ने कहा, सेना की युद्ध क्षमताओं के आकलन के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। चीनी सेना के प्रवक्ता ली शी के अनुसार यह अभ्यास अलगाववादी कृत्यों के लिए गंभीर सजा है। उन्होंने इस अभ्यास को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और उकसावे के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी भी करार दिया। यह ताइवान की स्वतंत्रता सेनाओं के अलगाववादी कृत्यों के लिए एक कड़ी सजा और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप और उकसावे के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी भी है। चीन के इस कदम पर ताइवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान ने कहा है कि अपनी आजादी की रक्षा के लिए अपनी जल, थल और वायु सेनाओं को तैनात कर दिया है। ऐसी गैर वाजिब और उकसावे की कार्रवाई की निंदा करता है जो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को खतरा पहुंचाए। उनके इस कदम ने वैश्विक शांति और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। लाई चिंगते ने इसी साल राष्ट्रपति चुनाव जीता था। मंगलवार को उन्होंने पद की शपथ ली। चीन उन्हें खतरनाक अलगाववादी कहता रहा है। शपथ लेने के बाद उन्होंने ताइवान की रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाने की बात कही थी। गुरुवार को उन्होंने फिर दोहराया कि वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करना जारी रखेंगे। बाहरी चुनौतियों और खतरे का सामना करते हुए हम लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की रक्षा करना जारी रखेंगे। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने सैन्य अभ्यास को पूरी तरह से उचित और आवश्यक बताते हुए अमेरिका से ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाली ताकतों का समर्थन नहीं करने की अपील की।
हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वो ताइवान की स्वतंत्रता के लिए बलों की अनदेखी और समर्थन करना और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करें। 1949 से ही ताइवान की एक स्वतंत्र सरकार है, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बना रहता है। इस मुद्दे का असर चीन और अमेरिका के संबंधों पर भी रहा है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे समझौते के तहत वॉशिंगटन एक चीन नीति का पालन कर रहा है। इस राजनीतिक स्थिति के मुताबिक अमेरिका ताइवान की राजधानी ताइपे को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के बजाय बीजिंग के साथ सभी मुद्दों को निपटाने के लिए बाध्य है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका लगातार ताइवान के पक्ष में खड़ा दिखा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश कई बार ऐसी आशंका जता चुके हैं कि चीन ऐसी ही कार्रवाई ताइवान में कर सकता है। लाई के राष्ट्रपति बनने का अर्थ है कि 2.3 करोड़ लोगों के देश में चीन विरोधी ताकतें बेहद मजबूत हैं। इसलिए चीन को एक सख्त संदेश देने की जरूरत महसूस हो रही है। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई पहले की तरह जारी है। रफा, जबालिया और मध्य गाजा के क्षेत्रों में इजराइल हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इस बीच इजराइल को गाजा में संघर्ष विराम लागू करने का आदेश जारी करने के दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। इजरायली सेना का गाजा के अलग अलग हिस्सों में हमास के खिलाफ अभियान जारी है। आईडीएफ ने गाजा में अपने सैनिकों के अभियान का एक वीडियो जारी किया है। इसमें इजरायली सेना के जवानों को रफा, जबालिया और मध्य गाजा के क्षेत्र में इमारतों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। सेना ने कार्रवाई के दौरान सुरंगों, रॉकेट लॉन्चरों और छोटे हथियारों के जखीरे का पर्दाफाश करने का दावा किया है। गाजा प्रशासन की ओर से गुरुवार को हवाई और जमीनी हमलों में 35 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। इस बीच इजराइल को गाजा में संघर्ष विराम करने का आदेश जारी करने के दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत से इजराइल को गाजा में तत्काल सैन्य अभियान रोकने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया है। इसमें रफा शहर भी शामिल है, जहां इजरायली सेनाएं अपने सशस्त्र अभियान को जारी रखे हुए हैं। आईसीजे देशों के बीच विवादों पर अपना फैसला सुनाता है और संबंधित पक्ष इसे लागू करने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन अदालत के पास अपने फैसलों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। इजराइल ने कहा है कि हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने और गाजा में हमास को खत्म करने से नहीं रोक पाएगी। हम हमास को नष्ट कर देंगे। हम इजराइल के लोगों और गाजा के लोगों को शांति और सुरक्षा लौटाएंगे। इजराइल के खिलाफ ऐसे किसी भी फैसले से अंतर्राष्ट्रीय कानून दबाव बढ़ेगा। अभी सोमवार को ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के शीर्ष अभियोजक ने इजराइल और हमास के शीर्ष नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी, जिसकी इजराइल और अमेरिका ने कड़ी निंदा की है। इस बीच इजराइल ने आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन के राजदूतों को फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की उनकी सरकार की योजना को लेकर फटकार लगाई है। तीनों यूरोपीय देशों ने 28 मई को फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। तीनों देशों के राजनयिकों को यरूशलेम में विदेश मंत्रालय में तलब कर उन्हें हमास द्वारा महिला सैन्य सिपाहियों को बंदी बनाने का एक नया वीडियो दिखाया गया। ये वीडियो पहले से प्रसारित नहीं किया गया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान हमास ने 252 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इनमें से 105 बंधकों को हमास ने अस्थायी समझौते के बाद छोड़ दिया था, लेकिन अब भी 125 इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। घटना के 7 महीने बाद इजराइल में बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें 5 महिला इजरायली जवान हमास के कब्जे में दिख रही हैं। ये जवान खून से लथपथ दिख रही हैं। इस बीच हमास की सशस्त्र शाखा अल कासम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी गाजा ब्रिगेड के इजरायली कमांडर को पकड़ने का दावा किया है। उधर संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी बंदियों के साथ क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के कई आरोपों की जांच करने का इजराइल से अनुरोध किया है। इस बीच इजराइल की एक संस्था COGAT ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गाजा में खड़े सहायता पहुंचाने वाले ट्रकों को देखा जा सकता है। ये ट्रक अमेरिका द्वारा बनाए गए तैरते बंदरगाह से होते हुए यहां पहुंचे हैं। COGAT इजरायली रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी है, जिसे फिलिस्तीन क्षेत्र में सहायता वितरण के समन्वय का काम सौंपा गया है।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने फ्रांस के दंगा प्रभावित द्वीप न्यू कैलिडोनिया का दौरा किया और यहां यथाशीघ्र शांति बहाली का संकल्प दोहराया। मैक्रों ने न्यू कैलिडोनिया के मतदान सुधार फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है, हालांकि इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। फ्रांस द्वारा शासित प्रशांत द्वीप समूह न्यू कैलेडोनिया के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने यथाशीघ्र शांति बहाल करने का संकल्प दोहराया। मैक्रों न्यू कैलेडोनिया के कई इलाकों में हुए दंगों के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए राजधानी नुमेया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नेताओं और व्यापारियों से मुलाकात के साथ संवाद किया। विवादास्पद चुनाव सुधार के बाद भड़के दंगों, लूटपाट और आगजनी में 2 पुलिस अधिकारियों सहित 6 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों अन्य घायल हैं। स्थिति से निपटने के लिए फ्रांस की सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आपातकाल की स्थिति को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि बातचीत जरूरी है। स्थिति को बिगड़ता देख फ्रांसीसी प्रशासन ने 3000 अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। 13 मई को शुरू हुए दंगे के बाद से पुलिस ने अब तक 269 लोगों को हिरासत में लिया है। फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चायुक्त लुइस ले फ्रैंक ने कहा कि पिछली रात थोड़ी शांत रही। हालांकि थोड़े बहुत नुकसान रात में भी हुए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम हैं। राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात के बाद न्यू कैलेडोनिया के उदारवादी सेनेटर जॉर्जेस नेचुरल ने लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए सख्त राजनीतिक संदेश के साथ सामाजिक प्रतिक्रिया देने का आह्वान किया है। हमें यहाँ के लोगों को एक सख्त राजनीतिक संदेश देने की जरूरत है। 1998 में हुए नोमेया समझौते के परिणाम सही नहीं है। युवाओं का समर्थन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया के पूरब में करीब 1500 किलोमीटर दूर न्यू कैलेडोनिया करीब 2,70,000 लोगों का घर है। इनमें 41% मेलानेसियन कनक और करीब 24% यूरोपीय मूल के लोग हैं। यूरोपीय लोगों में ज्यादातर फ्रेंच हैं। 1854 में इसे फ्रांस ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उस समय इस जगह का इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। 19वीं सदी में फ्रांस का उपनिवेश बनने के बाद न्यू कैलेडोनिया 1946 में फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी बन गया। 1970 के दशक की शुरुआत में निकेल का पता चलने के बाद बाहरी लोग भी इसकी तरफ आकर्षित हुए, जिसके बाद यहाँ तनाव बढ़ने लगा। 1998 में नुमेया अकॉर्ड के साथ इन विवादों को खत्म करने में मदद मिली। 1998 के पहले से यहाँ रहते आए कनक मूल निवासियों और प्रवासियों को वोटिंग का अधिकार मिला। इस समझौते के आधार पर 3 जनमत संग्रह कराए गए, लेकिन सभी को खारिज कर दिया गया। नुमेया समझौते की शर्तों के मुताबिक प्रांतीय चुनाव में मतदान का अधिकार सिर्फ उन लोगों और उनके वंशजों को दिया गया जो न्यू कैलेडोनिया में 1998 के पहले से रहते आए हैं। इसका मकसद मूल निवासी कनक लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना था, जो आबादी के लिहाज से अल्पसंख्यक हो गए थे। फ्रेंच सांसदों ने एक संवैधानिक सुधार कर निर्वाचकों में उन लोगों को भी शामिल करने का फैसला किया है जो न्यू कैलेडोनिया में कम से कम 10 साल से रह रहे हों। संसद का यही फैसला मूल निवासियों को नागवार गुजरा है। संसद से मिली इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठा और एक के बाद एक कई शहर जल उठे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज।
रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग पहले की तरह भीषण बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इस सब के बीच यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया कराने के मुद्दे पर नाटो देशों के उत्तरी समूह के रक्षा मंत्रियों ने लिथुआनिया में चर्चा की है। दूसरी ओर रूस ने कहा है कि अगर रूसी इलाके में ब्रिटिश हथियारों का उपयोग हुआ तो जवाब में रूस यूक्रेन और उसके बाहर कहीं भी ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठानों और हथियारों पर हमला कर सकता है। रूसी सेना खार्किव क्षेत्र में जमीनी हमले तेज कर आगे बढ़ने के साथ साथ मिसाइल हमलों के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को खार्किव पर किए गए मिसाइल हमले में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय गवर्नर ने बताया कि हमले में 15 मिसाइलों के इस्तेमाल किए जाने की खबर है। इस हमले में रेलवे के कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के बाखमुत के करीब अद्रीविका गांव पर कब्जा करने का दावा किया है। वहीं यूक्रेनी सेना प्रमुख ने कहा है कि खार्किव क्षेत्र के पूर्व में कुपियांस्क मोर्चे पर स्थिति बेहद गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चांस की गलियों में लड़ रहे रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेनी सेना प्रमुख ने कहा कि रिजर्व में पड़े रूसी सैनिकों को सभी दिशाओं से खार्किव पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हवाई सुरक्षा की कमी का फायदा उठाते हुए रूस हमले को तेज कर दिया है। यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया कराने के मुद्दे पर नाटो देशों के उत्तरीय समूह के रक्षा मंत्रियों ने लिथुआनिया में चर्चा की। इस समूह में यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया शामिल हैं। लातविया के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को महत्वपूर्ण हवाई सुरक्षा प्रदान करने में जर्मनी की बड़ी भूमिका है। हवाई सुरक्षा, गोला बारूद उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, लेकिन इस लड़ाई में ड्रोन की भूमिका भी काफी बड़ी हो गई है। इस क्षेत्र में हम यूके के साथ मिलकर अग्रणी भूमिका निभाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। उधर रूस ने मोल्डोवा और यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की संभावनाओं पर कहा कि ये नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के समान होगा। इस बीच रूस ने ब्रिटेन को एक बार फिर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके हथियार रूसी जमीन को निशाना बनाने में इस्तेमाल हुए तो मॉस्को यूक्रेन के बाहर और अंदर जवाबी कार्रवाई करेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने एक साक्षात्कार में कहा कि रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए यूक्रेन को ब्रिटिश हथियारों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। अगर हमारे क्षेत्र में ब्रिटिश हथियारों का उपयोग हुआ तो जवाब में हम यूक्रेन और उसके बाहर किसी भी ब्रिटिश सैन्य वस्तुओं और हथियारों पर हमला कर सकते हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका द्वारा जब्त की जाने वाली रूसी संपत्तियों पर प्रतिक्रिया देने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
रूस अमेरिकी संपत्तियों की पहचान करेगा, जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रूसी संपत्ति की जब्ती से होने वाले किसी भी नुकसान के मुआवजे के रूप में किया जा सकता है। ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्रिटेन में करीब 6 महीने पहले आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 4 जुलाई को देश में चुनाव होगा। इन चुनावों में हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव के लिए ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था, प्रवासन, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अहम बने हुए हैं। ब्रिटेन में चुनावों की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। वादों और दावों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। तय समय से करीब 6 महीने पहले 4 जुलाई को होने वाले चुनावों के लिए चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। जहां एक और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मध्य इंग्लैंड में वोटरों के सामने अपने आगे के प्लान को रखा, तो वहीं विपक्षी इस चुनाव में बढ़त बना रहे लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने दावा किया कि केवल उनकी पार्टी ही देश को आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा से बाहर निकाल सकती है। स्कॉटलैंड की आजादी के लिए लड़ने वाली स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता जॉन स्वीनी ने ऐलान किया कि कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। दरअसल कल जैसे ही ब्रिटेन में महंगाई दर 2.3% गिरी, सुनक ने सम्राट संसद को भंग करने का आग्रह किया, जिस पर राजा ने मोहर लगाते हुए अपने और शाही परिवार के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। ब्रिटेन में चुनावी प्रक्रिया के अनुसार चुनावों की घोषणा होने के बाद शाही परिवार अपने उन सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर देते हैं जो कि चुनाव अभियान पर असर डाल सकते हैं। ब्रिटेन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 650 सीटें हैं। इस सभी सीटों पर वोटरों को रिझाने के लिए मुख्यतः सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी, विपक्षी लेबर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेंगी। चुनावों में 6 हफ्तों से भी कम समय बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। यदि मैं आपके प्रधानमंत्री के तौर पर दोबारा चुना गया तो रवांडा के लिए उड़ानें जाएंगी। हम देश में सामुदायिक केंद्रों की शुरुआत कर रहे हैं। आप वहां जाकर MRI, CT, एक्सरे आसानी से करा सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 सालों से सत्ता में है, लेकिन उनके तीसरे कार्यकाल में हुई कई गड़बड़ियों के बाद से जनता के बीच में सुनक की लोकप्रियता कम हो गई है। इन चुनावों में लंबे समय से समस्याओं से जूझ रही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक अहम मुद्दा होगा। बीते कुछ सालों में ब्रिटेन में शरण चाहने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। कंजर्वेटिव पार्टी ने इन्हें रवांडा भेजने के लिए बिल संसद में पारित करा लिया है, लेकिन आलोचक इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा देश के सभी नागरिकों को मुफ्त सेवा देती है, लेकिन हाल के दिनों में कई अखबारों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए एम्बुलेंस में घंटों इंतजार की घटनाएं सामने आ रही हैं। वही जनता इलाज के लिए लंबी सूचियों के फेर में फंसे होने की शिकायत कर रही है। इसी के साथ सुनक पर पर्यावरण संबंधित प्रतिबद्धताओं को समय से पूरा न कर पाने का आरोप है। अर्थव्यवस्था, प्रवासन, पर्यावरण और स्वास्थ्य व्यवस्था इस चुनाव में अहम मुद्दों की फेहरिस्त में है। लेबर पार्टी के प्रमुख नेता कीर स्टारमर इस समय चुनाव में बढ़त बना रहे हैं। उन्होंने भी चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। यदि आप देश में बदलाव चाहते हैं तो आपको इसके लिए वोट करना होगा। लेबर पार्टी को वोट देकर आप देश में हो रही अराजकता को रोक सकते हैं। हमारा पहला कदम एक स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर होगा। किसी भी पार्टी के लिए देश को 14 सालों बाद बदतर जीवन स्तर में छोड़ना, इसे माफ नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 17 दिसंबर 2024 को खत्म होना था, जिसके बाद सरकार के पास 25 दिनों का समय होता है देश में चुनाव कराने के लिए। इसके अनुसार 28 जनवरी 2025 को देश में चुनाव होने थे, लेकिन ब्रिटेन की व्यवस्था के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री के पास चुनावों की तारीख तय करने की ताकत होती है। ऐसे में सुनक ने समय से पहले चुनाव की घोषणा की है। इसे कई लोग एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कई लोग इसे सुनक की बहुत बड़ी गलती बता रहे हैं। अब देखना होगा कि 14 सालों से सत्ता में काबिज कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर से वापस आएगी या जनता विपक्ष को मौका देगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अफ्रीकी देश केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया।
वहीं अमेरिकी कंपनी एवरस्ट्रॉन्ग कैपिटल और केन्या की राजमार्ग प्राधिकरण के बीच 3.6 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस निवेश के जरिए केन्या की राजधानी और बंदरगाह शहर मोम्बासा के बीच 440 किलोमीटर का राजमार्ग बनाने के लिए समझौता हुआ है। इसके अलावा बाइडेन ने केन्या को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की बात कही है। बाइडेन ने यह फैसला तब लिया जब केन्या कैरेबियन में सुरक्षा संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली सेना के हिस्से के रूप में हैती में सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। उत्तर मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज मेनेज की चुनावी रैली के दौरान तेज हवाएं चलने से मंच गिर गया, जिसके कारण कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 50 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। नागरिक आंदोलन पार्टी के उम्मीदवार का चुनावी कार्यक्रम नुएवो लियोन राज्य में हो रहा था, जहां पर यह घटना घटी। मैक्सिको में आम चुनाव 2 जून को होने हैं। अल्वारेज मेनेज ने इस घटना को प्रशासन से अनुरोध किया इस घटना के बाद कि पारदर्शिता के साथ मामले की जांच कराई जाए। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने देश में बढ़ रही हिंसक मौतों और अन्य अपराधों का हवाला देते हुए देश के कुल 24 में से 7 राज्यों में आपातकाल की घोषणा की है। इन राज्यों में आपातकाल करीब 60 दिनों तक लागू रहेगा। वहीं दूसरी ओर इक्वाडोर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एक मामले में राहत मिली है। मैक्सिको की मांग थी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुनिश्चित करे कि पिछले महीने इक्वाडोर मैक्सिकन दूतावास पर हुई छापेमारी के बाद दूतावास और उनके राजनयिकों को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन मैक्सिको की इस मांग को खारिज कर दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।